O102 हिंदी। अध्याय 511 योजना। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मैं बहुत घायल शरीर के साथ कमजोर होकर जमीन पर लेटा हुआ हूँ। मैं अपने हाथों को हिलाकर अशुभ पौधे के मूल के कण खाना चाहता हूँ ताकि अपनी चोटों को ठीक कर सकूं, लेकिन मेरे पास ऐसा करने की ऊर्जा नहीं है। मैं उस भयानक जहर का समाधान करने में सक्षम था, लेकिन मेरा शरीर अभी भी बहुत घायल है और बहुत डरावना लग रहा है। मेरे शरीर का हर इंच पिघल गया था और इससे मुझे जो दर्द हो रहा है वह भी बहुत तीव्र है। मेरे पास बहुत अच्छी उपचार शक्ति है, लेकिन उस मोमी जहर ने मुझे गहरे स्तर तक घायल कर दिया था। मेरा शरीर इतने कम समय में इस तरह के नुकसान को ठीक करने में सक्षम नहीं है। चबाओ चबाओ। मैंने एशलिन को बुलाया और उससे कहा कि वह मुझे अशुभ पौधे के बीज का टुकड़ा खिला दे। आमतौर पर मैं एशलिन को नहीं बुलाता क्योंकि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन अब मैं अपने आसपास तैरती हुई संरचनाएं देख सकता था और अगर कोई संरचना मेरी ओर तैरती हुई आती तो मैं बहुत गंभीर संकट में पड़ जाता। इसलिए एशलिन की मदद मांगना बेहतर है। अच्छी लड़की, मैंने मानसिक रूप से कहा जब उसने अपनी छोटी सी चोंच में मेरे कपड़े की आस्तीन से अशुभ पौधे का कण निकाला और मुझे खिला दिया। जैसे ही वह कण मेरे मुंह में गया, वह उपचारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और मेरे शरीर में प्रवाहित होने लगा तथा अपने रास्ते में आने वाली हर चोट को ठीक करने लगा। मेरे शरीर के हर इंच से सूखी त्वचा गिरने लगी और उसकी जगह चिकनी त्वचा ने ले ली। 1 मिनट के भीतर ही मेरी भयानक मोम लगी हुई त्वचा पूरी तरह से गायब हो गई। अशुभ पौधे के मूल के कण ने मुझे थोड़ी ऊर्जा प्रदान की थी, जिससे मुझे थोड़ा सा हिलने में मदद मिली, जो मेरे लिए अपने भंडारण से पका हुआ औषधीय राक्षस मांस खाने के लिए पर्याप्त था। यह शायद मेरा पहला मौका था जब मैंने बहुत ही भयानक वातावरण में खाना खाया। मेरे शरीर के हर हिस्से से सूखी त्वचा के टुकड़े लटकते हुए देखे जा सकते थे और मामूली सफाई की भयानक गंध थी जो उल्टी करने जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन मैंने अभी भी ऐसे माहौल में खाना खाया क्योंकि अब इस जगह पर मेरे पास निवास स्थापित करने और अपने शरीर से आने वाली सारी गंध को दूर करने के लिए लंबे समय तक स्नान करने की सुविधा नहीं है। जैसे ही मैंने खाना समाप्त किया, परिचित औषधीय गर्मी मेरे शरीर में पूरी तरह से फैल गई, जिससे मुझे वह ऊर्जा मिल गई जिसकी मुझे तत्काल आवश्यकता थी। कमजोरी दूर होते देख मैं उठ खड़ा हुआ और अपने शरीर से सारी मृत त्वचा को सनफायर से वाष्पीकृत कर दिया तथा उसके बाद अपने शरीर पर एक बहुत गाढ़ा इत्र छिड़का। मैं यही सबसे अच्छा कर सकता हूँ। यहाँ से बाहर निकलने और बचने के बाद मैं शायद लंबे समय तक नहाने के बारे में सोचूंगा। अपना ध्यान रखने के बाद मैं सुविधा पर विशेष रूप से बोतल पर ध्यान देता हूँ, जिसमें अभी भी कुछ तरल पदार्थ संग्रहित है और जिसका सार ठोस में बदल गया है। ये 2 प्रकार की बोतलें सबसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये बोतलें अल्पसंख्यक हैं क्योंकि अधिकांश बोतलें रंगीन फीकी धूल से भरी हुई हैं। पूरे कमरे में मेरी नज़र सबसे ज्यादा उस एक कोने पर टिकी है जहां सिर्फ 3 छोटी बोतलें रखी हैं। एक नज़र में ही कोई भी ये बता सकता है कि इस कोने में कुछ खास है। हाँ, उस कोने में कुछ कीमती सामान रखा जाता था, लेकिन इस सुविधा की ज्यादातर चीजों की तरह वह भी धूल में मिल गया था। वह खास कोना चमत्कारी फलों के सार को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सभी अलमारियों और संरचनाओं को देखने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया और वह है संग्रह करना। मैं हर बोतल को संग्रहित करता हूं जो मेरे हाथ में आती है, चाहे उसमें सार हो, ठोस सार हो या सिर्फ धूल हो। मैंने उन सभी को एकत्र कर लिया और उन्हें अलग अलग भंडारण में रख दिया। मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि मैं कुछ बोतलें एकत्र नहीं कर पाया क्योंकि उन पर एक संरचना बनी हुई है और मैं उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता। अब इस सुविधा में एकत्रित की जाने वाली एकमात्र चीज एसेंस मशीन के हिस्से हैं। एसेंस मशीन के कुछ हिस्से मेरे द्वारा एकत्रित की गई कुछ कीमती जड़ी बूटियों की तुलना में कहीं ज्यादा महंगे हैं, इसलिए मैं किसी भी हालत में मशीन का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ने वाला था। ऐसा कहकर मैं सावधानीपूर्वक मशीन की ओर चला, रास्ते में आने वाली किसी भी संरचना से बचता हुआ, और अंततः मशीन के पास पहुंच गया। मैं मशीन खोलने की स्थिति में आने ही वाला था कि मेरी नज़र मशीन के मुंह पर पड़ी और वहां मैंने बड़ी बोतल देखी जिसमें बहुरंगी ठोस एसेंस बॉल मौजूद थी। पहले तो मैंने दवा की वह गेंद नहीं लेना चाहा क्योंकि उसका मूल्य दवा के चूर्ण से भी कम था, लेकिन फिर भी मैंने उसे ले लिया, ये सोचकर कि यदि किसी ने इसके लिए विशेष पोस्ट किया तो मैं उससे बहुत अधिक कीमत वसूल लूंगा, क्योंकि ये चीजें केवल तभी बनाई जा सकती हैं जब उनमें कोई खराबी आ जाए। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी बेकार चीज बनाकर अपनी कीमती दवाइयों को बर्बाद नहीं करेगा। दवा की गेंद को अपने स्टोरेज में रखने के बाद मैंने मशीन को खोलने का काम शुरू कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि इसे खोलना कठिन होगा और इसमें काफी समय लगेगा। मुझे मशीन खोलने में 2.5 घंटे लग गए और अब मुझे सूची में बताए गए महत्वपूर्ण भागों को निकालना है।
मैंने एक एक करके सूची में दिए गए भागों को हटाया और जब मैं इस मशीन में प्रयुक्त कुछ सामग्रियों की पहचान करने में सक्षम हुआ तो मैं काफी आश्चर्यचकित रह गया। मुझे पहले से ही पता था कि यह मशीन बहुत अच्छी है क्योंकि यह चमत्कारी फल का सार निकालने में सक्षम है, जो एक बहुत ही नाजुक काम है जो नाइट स्टेज पावरहाउस से कहीं ऊपर है। मेरे मुंह से अचानक झटके की आवाज निकली। मैंने अभी आपातकालीन बिजली डिब्बे को खोला था क्योंकि मुझे इससे कुछ चाहिए था, लेकिन जब मैंने इसे खोला तो मैंने पाया कि ऊर्जा क्रिस्टल मौजूद है और यह ऊर्जा क्रिस्टल उन लोगों की तुलना में 3 गुना बड़ा है जो मैंने रोबोट रखरखाव मशीनों में पाया था। ये पहली बार है जब मुझे आपातकालीन पावर कंपार्टमेंट में एनर्जी क्रिस्टल मिला है। अब तक मैंने जितनी भी मशीनें खोली हैं उन सभी का आपातकालीन पावर कंपार्टमेंट खाली था। मैं अपने पास मौजूद किसी भी ऊर्जा क्रिस्टल को नहीं बेचूंगा क्योंकि ज्ञान सार से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे अब मुझे अन्य चीजों की तरह इन ऊर्जा क्रिस्टल का वास्तविक मूल्य पता है और इन पीले ऊर्जा क्रिस्टल के लिए वे जो पेशकश कर रहे हैं वह मूंगफली भी नहीं है, वे मूंगफली के छिलके से भी कम की पेशकश कर रहे हैं। वहां इतने अधिक मूल्य के क्रिस्टल हैं कि मुझे समझने में समस्या हो रही है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैं भविष्य में इस क्रिस्टल को बहुत जल्दी नहीं बेचूंगा, तब तक नहीं जब तक मैं मध्य महाद्वीप में नहीं चला जाता और इन क्रिस्टलों के उचित मूल्य के लिए मोलभाव करने में सक्षम नहीं हो जाता। 1 घंटे बाद मैंने मशीन से सारा सामान इकट्ठा कर लिया और अब समय आ गया था कि मैं वहां से निकल जाऊं और जाने की योजना बनाऊं। मैं इस रिपोजिटरी में पर्याप्त समय से अधिक समय बिता चुका हूं और अब मैं बाहर जाना चाहता हूं। एसेंस सुविधा से बाहर निकलने के बाद मुझे एक अच्छा स्थान मिला और मैंने वहां अपना निवास स्थान बनाया जिसे मैंने पहले देखा था। मैं वास्तव में छँटाई सुविधा में प्रवेश करना चाहता था और जो अंतराल मैंने देखा था उससे बाहर निकलना चाहता था क्योंकि मेरे पास इस संग्रह से पर्याप्त सामग्री थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं और मैंने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। मैं अच्छी तरह से आराम करना चाहता हूं और शांत मन से योजना बनाना चाहता हूं इससे पहले कि मैं कुछ सोचूं। बिना योजना के फॉर्म भरना पूर्णतः आत्महत्या के समान है। freewebandwell.com। निवास स्थापित करने के बाद मैंने जो पहला काम किया वह था लंबे समय तक स्नान करना और तब तक स्नान से बाहर नहीं निकला जब तक कि मेरे शरीर से चमेली की खुशबू के अलावा कोई और गंध नहीं आने लगी। स्नान के बाद बाहर आकर मैंने खाना बनाया और उसे खाकर सीधे सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने फ्रेश होकर खाना खाया और सॉर्टिंग फैसिलिटी की ओर चल दिया। मैं सॉर्टिंग फैसिलिटी के अंदर गया और अपने घर वापस आने से पहले एक और प्रोजेक्ट रिकॉर्ड किया। अपने निवास स्थान पर मैंने अलग अलग प्रोजेक्टर निकाले और छँटाई सुविधा के 2 रिकॉर्ड किए गए प्रक्षेपण प्रक्षेपित किए। कुछ छोटी संरचनाओं की स्थिति में परिवर्तन को छोड़कर दोनों प्रक्षेपित वस्तुएं लगभग एक जैसी हैं। मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी और इसे देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मेरे सामने 2 प्रक्षेपणों के साथ मैंने अपने निकास के लिए एक योजना बनानी शुरू कर दी जिसके लिए मुझे यथासंभव कम संरचना से गुजरना होगा। जब मैं इसकी योजना बना रहा था तो मैं उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि मैं इस उदास मशीन में 10 दिन से अधिक समय से था और मैं वास्तव में इससे बाहर निकलना चाहता था और ताजी हवा को सूंघना और कुछ हरियाली देखना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि जब से मैं इस भयावहता में फंसा हूं तब से गार्डन और पूरे खंडहर में क्या परिवर्तन हुआ है। इस भंडार से बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता ऊपरी मंजिल पर था और मशीन में प्रवेश करने से पहले मैंने उस रास्ते की जांच की थी और पाया था कि वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं उस रास्ते से बाहर निकल सकूं। मशीन में प्रवेश करने से पहले मुझे पता था कि मुझे बाहर निकलने का नया रास्ता खोजना होगा और जिस तरह से मैं उम्मीद लगाए बैठा था वह नष्ट हो चुकी है। मेरे सामने केवल 2 ही विकल्प थे, या तो ये देखूं कि मशीन के बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, या फिर फर्श पर चलकर दाएं विंग की ओर जाऊं जो कई संरचनाओं से भरा हुआ था ताकि देखूं कि उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। लेकिन मशीन में कुछ बड़े अंतरालों को देखने के बाद मैंने नीचे की मंजिल पर जाने का विचार पूरी तरह त्याग दिया था और यह मशीन से भी अधिक खतरनाक है। मैंने सॉर्टिंग सुविधा में जो अंतर देखा है वह पूरे भंडार में सबसे बड़ा है जिसके माध्यम से मैं आसानी से बाहर निकल सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि यह बहुत खतरनाक है। न केवल गैप स्वयं बहुत खतरनाक है बल्कि रास्ते में आने वाली संरचनाएं भी बहुत खतरनाक हैं। वे इतनी खतरनाक हैं कि उनमें से प्रत्येक मेरी जान ले सकती है। मैं आमतौर पर इतना बड़ा जोखिम नहीं लेता जहां मरने की संभावना 50% से अधिक है, लेकिन मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।
या तो उस संरचना से गुजरूं या खंडहर के बंद होने के लिए 1 महीने तक प्रतीक्षा करूं। उस समय मैं स्वचालित रूप से किसी भी खतरे का सामना किए बिना छोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही इस पूरी मशीन को खंगाल डाला है और मेरे पास इकट्ठा करने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं बचा है। प्रतीक्षा करना पागल कर देने वाला होगा, और इससे भी अधिक पागल कर देने वाली बात यह होगी कि मेरी ताकत में बमुश्किल ही कोई वृद्धि होगी। मुझे अभी भी योनिक पैलेसेज जैसे कई अवसर मिलने की उम्मीद है, जो मेरी ताकत को तुरंत बढ़ा सकते हैं, और यही कारण है कि मैं जल्द से जल्द यहां से जाना चाहता हूं। ऐसी संभावनाएं हर जगह मौजूद हैं। अगर मैं इसे नहीं लेता तो दूसरे लोग ले लेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। समय बीतता गया और अंततः 7 घंटे बाद मेरे सामने केवल एक ही प्रक्षेपण खुला रह गया, और उस प्रक्षेपण में एक स्पष्ट सफेद निशान देखा जा सकता था। ये चिन्हांकन वह तरीका है जिसे मैंने छँटाई सुविधा में संरचना को पार करने और बड़े अंतराल तक पहुंचने के लिए चुना था। कई परिदृश्यों पर विचार करने और अनेक संभावनाओं पर विचार करने के बाद मैं अंततः योजना बनाने में सफल हो गया। योजना पर एक आखिरी नज़र डालने के बाद मैंने प्रक्षेपण को बंद कर दिया और सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब जब मैंने योजना बना ली थी तो अब और इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जितनी जल्दी मैं निकल जाऊं उतना अच्छा होगा। जल्द ही मैं छँटाई सुविधा तक पहुंच गया और पूरी तरह से खड़े होने से पहले पूरी तरह से दूसरी तरफ खिसक गया। इससे पहले मैं 2 बार सॉर्टिंग सुविधा में आया था। मैं कभी भी पूरी तरह से अंदर नहीं आ पाया था, और इसका कारण बस इतना है कि संरचनाएं हर जगह हैं। एक बड़ी संरचना है जो सिर्फ 1 इंच की दूरी पर है। अगर मैं थोड़ा भी हिलता तो मैं पूरी तरह से उसके अंदर बह जाता। मैंने अपने रक्षा कौशल और गति कौशल को सक्रिय किया। घूमता हुआ कवच भी मेरे शरीर में दिखाई देने लगा, जिसकी आभा पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। और अंत में मैंने एक छोटा सा पन्ना बीज निकाला। यह अशुभ भूत दांत पौधे का बीज है। इस बीज में अन्न को फिर से उगाने की शक्ति है। गंभीर चोटों को ठीक करने में ये कुछ भी मदद नहीं करेगा। इस बीज की तुलना दूसरे जीवन से की जा सकती है, और मैं वास्तव में इसका उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि यह कितना कीमती है। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि केवल इसी चीज में मेरी चोटों को तुरंत ठीक करने की शक्ति है। गल्प। बिना 1 सेकंड का इंतजार किए मैंने उस दृश्य को निगल लिया और मेरे सामने बनी संरचना के ऊपर से छलांग लगा दी। और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उस संरचना को पार करने के बाद मैंने बाईं ओर बढ़ने से पहले अपने आकाश में चलने के कौशल को सक्रिय किया और फिर जमीन पर उतरा। संरचना से बचने के लिए पुनः कूदने से पहले कुछ कदम चला। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। मैं दर्द से जोर से चिल्लाया, क्योंकि मैं एक अन्य अपरिहार्य संरचना के ऊपर से कूद गया था। लेकिन इस बार यह संरचना सक्रिय हो गई और मुझ पर बेतहाशा हमला करना शुरू कर दिया। इसके हर हमले से मुझे गंभीर चोट लगी। भगवान का शुक्र है कि मैंने खा लिया था। अगर चोट लगते ही उसने मुझे ठीक नहीं किया होता तो मैं 3 सेकंड के भीतर उस समूह द्वारा खत्म कर दिया गया होता। मैं उस संरचना से होकर गुजरा और संरचना के अंतराल से गुजरना शुरू किया। इससे पहले कि मैं संरचना के ऊपर से गुजरता, वह संरचना तुरंत सक्रिय हो गई और मुझ पर अमानवीय हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने संरचना से गुजरना शुरू किया और 2 को छोड़कर, जो मेरे गुजरने के बाद सक्रिय नहीं हुए, बाकी सभी सक्रिय हो गए थे, और उनका हमला इतना शक्तिशाली था कि वे कुछ सेकंड के भीतर 3 सितारा अभिजात वर्ग को मारने में सक्षम थे। धप। जब से मैंने शुरुआत की थी, लगभग आधे मिनट बाद मैं उस बड़ी संरचना के सामने उतरा जिस पर बड़ा अंतराल मौजूद है। मेरे लिए ये या तो इसे बनाओ या तोड़ो की स्थिति है। या तो मैं जीवित रहूंगा या मैं मर जाऊंगा। तो फिर चलो इसे बनाते हैं। गैप पर छलांग लगाने से पहले मैंने धीमी और शांत आवाज में कहा, और उम्मीद करता हूं कि मैं गैप के दूसरी ओर जीवित पहुंच सकूंगा। बड़े अंतराल पर छलांग लगाई। यह मेरे लिए एक तोड़ो या बनाओ क्षण है। या तो मैं जीवित बाहर आऊंगा या मर जाऊंगा। 2 विकल्प हैं। तीसरा विकल्प भी होता, लेकिन मैंने अशुभ फूल का बीज खाया था, इसलिए कोई तीसरी शर्त नहीं होगी। मैं गैप तक पहुंचा और वहां से गुजरने लगा। तभी मुझे लगा कि हर तरफ से हजारों तलवारें मुझ पर वार कर रही हैं। मेरे सिर और गर्दन जैसे संवेदनशील स्थानों पर चोटें दिखाई देने लगीं। यदि बीज ने हर पल मुझे लगी सभी चोटों को ठीक नहीं किया होता, तो मुझे मरने में 1 मिनट भी नहीं लगता। स्लाइस स्लाइस। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय धीमा हो गया हो, क्योंकि मैं अपने शरीर में हर घाव को महसूस कर सकता था, इससे पहले कि वे अशुभ पौधे के बीज द्वारा ठीक हो जाएं। 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड की जरूरत है मुझे अंतराल से गुजरने के लिए, लेकिन अब वह सेकंड 1 मिनट की तरह लग रहा है, क्योंकि हर छोटी सी हरकत पर मुझ पर शक्तिशाली हमला किया जा रहा था।
दर्द जो उसने यातनापूर्ण दिया, लेकिन मैंने इसे सहन किया क्योंकि मैं इसे केवल 1 सेकंड के लिए ही अनुभव करूंगा। धप। 1 सेकंड जैसे 1 घंटा बीत गया। जब मैं जमीन पर गिर पड़ा, मेरे कपड़े फट गए, कवच टूट गया और मेरे शरीर का हर इंच खून से सना हुआ था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी जा सकती थी। मैं बाहर हूँ, मैं अंततः बाहर हूँ। हा हा हा। मैंने पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि पागलों की तरह हंसते समय मैंने गलती से मिट्टी खा ली थी। मैं खुशी में तब तक हंसता रहता हूं जब तक मैं और नहीं हंस सकता। मैं अब अंततः उस भंडार से बाहर निकलने के लिए तैयार हूं। मैंने उस रिपोजिटरी में लगभग 2 सप्ताह बिताए थे और वहां 2 सप्ताह बिताने के बाद मैं वहां से बाहर निकलना चाहता था। मैंने उस समय इस रिपोजिटरी में प्रवेश किया था जब मेरे पास मजबूत 2 सितारा अभिजात वर्ग के खिलाफ लड़ने के लिए मुश्किल से ताकत थी, लेकिन सामान्य 3 सितारा अभिजात वर्ग को मारने की ताकत के साथ बाहर आया, जो एक बहुत बड़ा सुधार है। अब मेरे पास गिल्ड की सभी 9 चुनौतियों को पार करने की ताकत है और उन्हें पार करने में बहुत समय भी लगेगा। न केवल मेरी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई, बल्कि मुझे अपार धन भी प्राप्त हुआ। ये धन इस खंडहर में मिलने वाली मेरी अपेक्षा से 10 गुना अधिक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र के बंद होने में अभी भी 25 दिन बाकी है और मुझे आश्चर्य है कि भविष्य में मुझे किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा और किस तरह के मौके मिलेंगे। जैसे ही मेरा उत्साह कम हुआ, मेरी नज़र मेरी उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी। मुझे स्पष्ट रूप से पता चला कि यह वही अंगूठी थी जिसने मुझे उस बड़े दरवाजे को खोलने में मदद की थी। मैंने इसे सुविधाओं के दरवाजों पर आजमाया था, लेकिन मुझे इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह अंगूठी संभवतः खजाने के महलों, भंडार या अन्य चीजों के द्वार पर काम करती है, लेकिन अंदर की मशीनों या रोबोट पर नहीं। ये सिर्फ मेरी धारणा है और चूंकि यह अंगूठी एक ही चाल की हो सकती है और दोबारा काम नहीं करेगी, इसलिए पूरी तरह सुनिश्चित होने के लिए मुझे खंडहर में खजाने के महलों और अन्य स्थानों की जांच करनी होगी। ऊपर देखने पर मुझे पता चला कि दोपहर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने अपना निवास स्थान चालू किया और कपड़े बदलने के लिए अंदर चला गया। मैंने जो निवास स्थान सक्रिय किया था वह सामान्य था, भूमिगत नहीं था और इस चमकदार सूरज में कोई भी आसानी से देख सकता था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मेरी ताकत अब 3 सितारा अभिजात वर्ग के बराबर है और इस बगीचे में बहुत कम लोग होंगे जो मुझे धमकी दे सकते हैं, और अगर मैं उन कुछ खतरनाक लोगों के सामने आ भी गया, तो मुझे विश्वास है कि मैं उनसे सुरक्षित रूप से भाग सकता हूं। यह आत्मविश्वास मेरे नए उन्नत सनफायर नियम और मिनी ब्लास्ट ऑफ स्विर्लिंग आर्मर से उपजा है। मेरे सनफायर नियम के उन्नत होने के साथ मेरे भंवर कवच की शक्ति बहुत बढ़ गई है, जिसका मतलब है कि मेरे मिनी ब्लास्ट की शक्ति में वृद्धि हुई है। इसलिए भले ही उनके पास मुझे एक ही शॉट में मारने की शक्ति हो, मुझे मारना वास्तव में कठिन होगा, और यही कारण है कि मैंने बिना किसी डर के खुले तौर पर अपना निवास बनाया था ताकि मैं स्नान कर सकूं और पहने हुए खून से सने कपड़े बदल सकूं। मैंने तब तक अच्छी तरह स्नान किया जब तक कि मेरे शरीर से खून की गंध बंद नहीं हो गई, और बाहर जाने से पहले मैंने साफ कपड़े पहन लिए। चबाओ चबाओ। जब मैं अपने निवास को निष्क्रिय कर रहा था, तब एशलिन चहकी और उसके स्वर से मैं बता सकता था कि जो लोग हमारी ओर आ रहे हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हम लड़ सकते हैं। जल्द ही मुझे उनकी उपस्थिति का आभास हो गया, क्योंकि मैंने सरसराहट सुनी थी और कुछ ही सेकंड बाद वे मेरे पास ही दिखाई दिए। ये ग्रिम जाति के राक्षसों का एक समूह है और काफी शक्तिशाली है। अगर मैं कहूं कि यह सबसे शक्तिशाली ग्रिम राक्षस समूह में से एक है जिसे मैंने कभी देखा है। इस समूह में 5 ग्रिम जाति के राक्षस हैं, जिनमें से नेता 3 सितारा अभिजात वर्ग है, जबकि अन्य 4 सदस्य शीर्ष 2 सितारा अभिजात वर्ग हैं। उनकी शक्ति की तुलना एक गिल्ड में 8वीं चुनौती से की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि वे 3 सितारा अभिजात वर्ग बनने से ज्यादा दूर नहीं हैं। एशलिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत भाग्यशाली हैं? हम लड़ने के लिए किसी को ढूंढने ही वाले थे और ये सज्जन हमारे द्वारा उन्हें खोजने के प्रयास के बिना ही अपने आप आ गए। मैंने एशलिन से कहा और स्वयं को घूमते हुए कवच में ढक लिया। चबाओ चबाओ। एशलिन ने मेरे कंधे से पुष्टि में चहकते हुए कहा। बॉस, ये लेवल 5 मजाक कर रहा है, मुझे उसे हमारी ग्रिम जाति की ताकत दिखाने दो। बेयरमैन ने लीडर रेटमैन से कहा। दोस्त, तुम हमें हराने के मामले में बहुत ज्यादा आश्वस्त लग रहे हो। रेटमैन ने अपनी कर्कश आवाज में पूछा। जब तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, मैंने कहा और अपनी कमर से लाल तलवार उतारी। तो ठीक है, रेटमैन ने कहा, उसके चेहरे पर क्रूर भाव उभर आए। अपनी शक्ति से उस पर हमला करो, कुछ भी रोक न सको। रेटमैन ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा जब वह अपने 4 अनुचरों के साथ मेरी ओर आया।
जैसा कि रेटमैन ने कहा था, उन सभी ने अपने स्पिरिट टोटेम और ऑकल्ट विधि को एक साथ सक्रिय कर दिया, जिसमें रेटमैन भी शामिल था। यह मुझ पर हमला करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर रहा है। उन्हें आते देख एशलिन अपनी आंखों में एक तेज चमक के साथ मेरे कंधे से उड़ गई। जब से मैंने अपना साहसिक कार्य शुरू किया है, तब से 10 दिन से अधिक समय हो गया है जब मैंने किसी चीज से लड़ाई नहीं की है। ये सबसे लंबा समय था जब मैंने किसी चीज से लड़ाई नहीं की थी। यहाँ तक कि जब मैं घर जाता था तो हमेशा ताज़ा राक्षस मांस के लिए बाहर जाता था। ये देखकर कि वह आ रहा है, मैं अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही वह मेरी ओर आया, उसने अपनी छोटी तलवार को तीव्र गति से मेरी ओर घुमाया। ये देखकर कि मैंने भी उसका प्रतिकार करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। freeweb8oval.com। खटखट। तलवारों के टकराने से एक जोरदार खनक सुनाई दी और मुझे लगा कि बल और रहस्यमय ऊर्जा पूरी ताकत के साथ मेरी ओर आ रही है, लेकिन इससे पहले कि वे मेरे अंदर प्रवेश कर सके और मुझे नष्ट कर सके, वे मेरे घूमते हुए कवच से कुचल गए। मैं तो ठीक हूं, लेकिन चूहा आदमी ठीक नहीं है। वह न केवल कई कदम पीछे हट गया था, बल्कि उसके होठों से खून की धार निकलती देखी जा सकती थी और उसका चेहरा पूरी तरह सदमे में था। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से आश्चर्य का भाव है, क्योंकि उसने खुद को घायल होते हुए 3 कदम पीछे जाते हुए देखा है। हालांकि यह चोट कुछ भी नहीं है, ये तेजी से ठीक हो रही है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटा सा स्तर 5 उसे इस हद तक पीछे धकेल सकता है। यह उसके लिए अविश्वसनीय लगता है। उसके हैरान चेहरे पर अत्यधिक क्रोध के बाद उसके चेहरे पर विकृति आ गई। मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था, तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, रेटमैन ने कहा और मुझ पर हमला किया, और इस बार उसका हमला पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। उसके हमले को अपनी ओर आते देख मैंने भी अपनी तलवार घुमाई और अधिक शक्ति के लिए अपने कवच पर घुमावों को तेजी से घुमाया। खटखट, पुह, धप धप। इस बार भी जब हमारी तलवारें टकराईं, तो जो भी बल और गुप्त ऊर्जा मुझ पर आए, वह मुझ तक पहुंचने से पहले ही मेरे घूमते कवच से कुचल गई और चूहा आदमी अपने चेहरे पर भय के भाव के साथ लगातार पीछे हटता रहा। तुम लोग क्या कर रहे हो? इस कमीने को हराने में मेरी मदद करो, चूहे वाले ने ऊंची आवाज में कहा। लेकिन कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने पीछे देखा। उसने देखा कि उसके 4 अनुचर मृत पड़े हैं और उनमें से प्रत्येक के सिर पर एक छोटा सा छेद था जिसे पहचान पाना मुश्किल था। लड़ाई शुरू हुए 1 मिनट भी नहीं बीता था कि उसके 4 अनुचर जमीन पर मृत पड़े थे। ये देखकर उसके चेहरे पर और भी भय छा गया और वह पूरी तरह पीला पड़ गया। मैं देख सकता था कि उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से हिल रहा था और वह धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाकर मेरी ओर देख रहा था। freewebnovel_com। दोस्तों के बीच लड़ाई समय की बर्बादी होगी क्योंकि हम दोनों की ताकत लगभग बराबर है। ये बहुत बेहतर होगा यदि हम इस छोटे से संघर्ष को छोड़ दें और अपने तरीके से अलग हो जाएं, है ना? वह चापलूसी भरे स्वर में कह रहा था जब वह अचानक रुक गया और उसकी आंखों में पूरा आतंक दिखाई देने लगा। धमाका। पुच्छी, माफ करना, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने कहा और तलवार उसकी छाती से निकाली। ठीक उसी समय जब वह मुझसे अलग होने के बारे में सवाल पूछ रहा था, मुझे पता था कि मौका मिलते ही वह भागने की योजना बना रहा है। मैं इस चूहे आदमी को भागने का मौका नहीं देना चाहता क्योंकि ये कमीने बहुत चालाक हैं और इनके पास भागने के 100 तरीके हैं। इसलिए जैसे ही वह प्रश्न पूछ रहा था, मैंने मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मेरी तलवार ने उसे अपना बचाव करने का मौका दिए बिना ही उसकी छाती में छेद कर दिया। मैंने ग्रिम राक्षसों द्वारा पहने गए सभी उपकरणों को अपने स्टोरेज में रखने से पहले उन्हें एकत्र कर लिया। उनकी शक्ति को देखकर उन्होंने इस खंडहर में बहुत सारी कीमती चीजें एकत्र की होंगी और वे 2 सितारा और 3 सितारा अभिजात वर्ग के थे। उनके शरीर भी बहुत मूल्यवान हैं। इस रेटमैन से लड़ते हुए मैं कह सकता हूं कि अब मेरे पास सामान्य 3 स्टार एलीट को आसानी से मारने की शक्ति है, जो मेरी उम्मीद से थोड़ा परे था। पहले मैंने सोचा था कि मुझे सामान्य 3 स्टार एलीट को मारने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मैंने खुद को बहुत ज्यादा कम आंका था। दृश्य को साफ करते हुए मैंने एक निर्देशित उठाया और चलना शुरू कर दिया। अब जबकि मैं भंडार से भागने में सक्षम हो गया हूं, मुझे अब इस गार्डन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे गार्डन में प्रवेश किए हुए लगभग 1 महीना हो गया है और मैंने लगभग वह सब कुछ इकट्ठा कर लिया है जो मुझे इकट्ठा करना था और अब मैं बाहर जाना चाहता हूं। ईमानदारी से कहूं तो मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं गार्डन में अपनी ताकत इस हद तक बढ़ा पाया, क्योंकि गार्डन में कुछ जड़ी बूटियों और दवाओं को छोड़कर ऐसी कोई चीज नहीं है जो सीधे तौर पर किसी की ताकत बढ़ा सके।
लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना बहुत कठिन होता। ये ठीक होता यदि मेरे पास मशीन जैसा नक्शा होता जिससे मैं बाहर निकल पाता। गार्डन से बाहर निकलने के लिए केवल दो विकल्प हैं। पहला, या तो कोई बड़ी दरार ढूंढकर इस गार्डन से बाहर निकल जाएं या फिर उसी दरार में वापस चले जाएं जहां से हम इस गार्डन में आए थे। मुझे यकीन है कि वहां पहले से ही बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके होंगे। लेकिन दोनों के पास गार्डन से बाहर निकलने की थोड़ी सी संभावना है। पहले विकल्प के लिए भाग्य की आवश्यकता थी और दूसरा विकल्प कठिन है क्योंकि पहले की तरह ही उतनी ही संख्या में लोगों को इकट्ठा करना था ताकि उस दरार को खोला जा सके क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा है। मैं 4 दिनों के लिए अपनी किस्मत आजमाने की योजना बना रहा हूं। अगर मुझे 4 दिनों में बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो मैं उस दरार की ओर लौट जाऊंगा जहां से मैं आया हूं। मुझे विश्वास है कि वहां बहुत से लोग इकट्ठा होंगे और यहां तक कि गार्डन भी दूसरों की क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद नहीं कर सकता है। कुछ लोगों ने निश्चित रूप से ताकत में उन्नति की होगी, इसलिए ये ग्रिम जाति की मदद से गैप को खोलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि वहां भी मौजूद होगी। समय बीतता गया और शाम हो गई। इस पूरी दोपहर में मैंने ग्रिम जाति के राक्षस की 2 टीमों से मुकाबला किया और दोनों टीमों में 3 सितारा अभिजात वर्ग था। अपनी पहली लड़ाई की तरह मैंने उनकी लाशें इकट्ठा करने से पहले दूसरी लड़ाई को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लिया। मैं कमजोर टीमों से भी मिला था लेकिन उन्हें एशलिन ने मेरी मदद के बिना ही खत्म कर दिया था, ठीक उसी तरह जैसे उसने औषधीय राक्षस को खत्म किया था जिसका हम सामना कर रहे थे। रिपोजिटरी में प्रवेश करने से पहले मैं 3 स्टार एलिट से डरता था और चाहता था कि वे मुझ पर आक्रमण करें ताकि मैं उनसे लड़ सकूं, लेकिन अफसोस कि मैं केवल 2 3 स्टार एलिट ग्रिम जाति के राक्षसों से ही मिला हूं और जिन औषधीय राक्षसों से हम मिले हैं वे कमजोर थे। जहां तक कीमती पौधों की बात है तो हमें केवल एक ही पौधा मिला और वह भी कम कीमती था, इसलिए कहा जा सकता है कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी। चबा चबा शाम नजदीक आती देख हम रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने लगे। तभी एशलिन ने फिर चहकते हुए कहा कि उसे एक और कीमती जड़ी बूटी मिल गई है। मैंने सोचा इस कीमती जड़ी बूटी का हमेशा स्वागत किया जाता है और मैं उस दिशा की ओर चल पड़ा जिस ओर एशलिन इशारा कर रही थी। 15 मिनट बाद मैं उस स्थान के पास पहुंचा और उस पौधे को ढूंढ निकाला। यह एक हल्के नीले रंग की जड़ थी जिसे अमेरी रूट कहा जाता है। यह एक कम मूल्यवान पौधा है। हे भगवान, मैं अभी उस अमेरी को विशेष भंडारण में रखने ही वाला था कि मेरे हाथ रुक गए और मैं खुशी से कोसने लगा। नॉलेज एसेंस क्रिस्टल के माध्यम से मुझे पौधों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें न केवल पौधों का ज्ञान है बल्कि उनका विस्तृत परिचय भी है तथा ये भी बताया गया है कि उनका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। अकेले यह अमेरी जड़ एक और कम कीमती नाइट ग्रेड जड़ है, लेकिन जब इसे मीट फ्लावर नामक एक अन्य कम कीमती पौधे के साथ उबाला गया तो ये कुछ ऐसा बनाता है जो बहुत कीमती है और जिसकी मुझे तत्काल आवश्यकता थी। मुझे अमेरी जड़ें मिलने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरे पास पहले से ही मीट फूल है। उत्साह से पागल होकर मैंने अपना भूमिगत निवास स्थापित करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी शुरू कर दी। पहले मैं अपना आरामदायक सामान्य निवास स्थापित करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे काफी गोपनीयता की आवश्यकता होगी और इसके लिए मुझे अपने भूमिगत निवास को सक्रिय करने की आवश्यकता होगी। धप मेरे निवास के सक्रिय होने के बाद मैं सीधे उसके अंदर कूद गया और जितनी जल्दी हो सका तरोताजा हो गया। मैं जो काम करने जा रहा हूं उसके बारे में बहुत उत्साहित हो सकता हूं, लेकिन मैं इसे साफ तरीके से करना पसंद करता हूं। अपने आप को साफ करने के बाद मैंने दवाओं को अच्छी तरह से साफ करना शुरू किया। फिर मैंने बीकर निकाला और दोनों दवाओं को उसमें डाला और उसे गैस पर रख दिया। अब मुझे दोनों दवाओं को तब तक उबालना है जब तक कि वे पूरी तरह से घोल न बन जाएं और फिर उस घोल को पीना है। मीट फूल और अमेरी पौधे के संयोजन से बना ये घोल मुझे कम से कम एक एमेथिस्ट सील की तुलना में शारीरिक रूप से बढ़ावा देगा और इससे भी अधिक यदि मैं इसे बेहतर ढंग से पचाने में सक्षम हूं, और मेरे पास एक बहुत अच्छी विधि है जो मुझे घोल को बेहतर ढंग से पचाने में मदद करेगी। ये देखते हुए कि इसे समाधान में बदलने में काफी समय लगेगा, मैंने अपने होलोवॉच से खंडहर में पाए गए कीमती पौधों के नाम को प्रोजेक्ट करते हुए रात का खाना बनाना शुरू किया। मैंने देखना शुरू किया कि इन शक्तिवर्धक समाधानों को बनाने के लिए कितनी दवाओं का उपयोग किया जा सकता है, और यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि इस खंडहर में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों का उपयोग करके 17 समाधान बनाए जा सकते हैं। सूची में दिए गए कुछ समाधान व्यक्ति की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि कर सकते हैं। वे न केवल शारीरिक शक्ति से संबंधित हैं बल्कि कुछ आत्मिक शक्ति को उत्तेजित कर सकते हैं, जबकि अन्य उपचार को उत्तेजित कर सकते हैं। किसी न किसी तरह से वे एक निश्चित सीमा तक व्यक्ति की ताकत बढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें पाना वाकई मुश्किल है।
इस खंडहर में हजारों पौधे पाए जाते हैं और मुझे सिर्फ 67 पौधे और जड़ी बूटियां चाहिए, उन्हें पाना वाकई मुश्किल होगा। यह एक भाग्यशाली संयोग था कि मुझे ये 2 पौधे मिल गए और उनसे शक्तिवर्धक समाधान तैयार किया जा सका। 1 घंटे बाद मैंने खाना बनाना समाप्त कर लिया और उसके 10 मिनट बाद घोल भी समाप्त हो गया। चलो खाना खाते हैं, जब तक हम खाना खाएंगे तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मैंने एशलिन से कहा और उसका खाना खत्म किया। मुझे आमतौर पर गर्म चीजें खाने में कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि मेरे पास मामूली आग प्रतिरक्षा है, लेकिन निर्देश के अनुसार समाधान को हल्के तापमान पर पीना चाहिए। हमने आधे घंटे में खाना खत्म कर लिया और जैसा कि मैंने सोचा था घोल काफी ठंडा हो गया था। मैंने घोल को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक मैंने एशलिन के सामने रखा और दूसरा अपने हाथ में। चलो इसे खत्म करते हैं, मैंने कहा और सांस रोककर घोल पी लिया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इसकी गंध उतनी बुरी नहीं होगी जितनी बताई गई है। खराब, मैंने कहा कि मैं घोल पी रहा हूँ, घोल का स्वाद बहुत खराब है, इसकी गंध बहुत खराब है और सांस रोकने से भी कोई खास फायदा नहीं होता। आधा पीते पीते मुझे उल्टी आने लगी क्योंकि इसका स्वाद बहुत भयानक था, लेकिन मैंने खुद को मजबूरन इसे पूरा पी लिया। जब मैंने एशलिन की ओर देखा तो पाया कि उसने मुझसे पहले ही अपना घोल पी लिया था और अब वह शांति से बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर कोई घृणा नहीं थी। जब से वह छोटी थी मैंने उसे कभी भी किसी भी भोजन के प्रति घृणा प्रदर्शित करते नहीं देखा जो वह अपने उल्लंघन के समय खाती थी। घोल पीने के बाद मैंने अपने कपड़े उतार दिए और शरीर को साफ करने की तकनीक अपनानी शुरू कर दी। इस बार कोई जीवन मरण की स्थिति नहीं है या मैं कोई असामान्य दर्द सहन नहीं कर रहा हूँ, मैं शरीर शोधन तकनीक का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस समाधान को बेहतर ढंग से पचाना चाहता हूँ। freewebnovel_com बॉडी क्लीनिंग तकनीक से मैं खाए गए अधिकांश घोल को पचाने में सक्षम हो जाऊंगा और मैं 107वें आसन तक बॉडी क्लीनिंग तकनीक का प्रदर्शन करने जा रहा हूं क्योंकि 108वें आसन पर चमत्कारी फल की ऊर्जा बाहर आ गई है और मैं नहीं चाहता कि वह इस घोल का कोई भी हिस्सा खा जाए। घोल पीने के बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने अपने अंदर देखा तो मैंने पाया कि मेरे शरीर में नीली बूंदों की बाढ़ आ गई है और वे अपने अपने उल्लंघन के साथ मेरे शरीर में विलीन हो रही हैं। और जब मैंने इसमें बॉडी क्लीजिंग तकनीक को शामिल किया तो यह विलय और भी अधिक परिपूर्ण हो गया। समय बीतता गया और मैं अपनी उच्चतम गति से बॉडी क्लीनिंग तकनीक का प्रदर्शन करता रहा और केवल तभी रुका जब मैं 107वें आसन पर पहुंच गया। 107वें आसन पर पहुंचने के बाद मैंने इसे बार बार करना जारी रखा क्योंकि मैं 108वें आसन पर पहुंचकर इस सारी नीली ऊर्जा को खाने के लिए बड़े बुरे भेड़िए को बुलाना नहीं चाहता था। मेरे शरीर में इस नीली ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक है और यदि मैंने शरीर शुद्धिकरण तकनीक का पालन नहीं किया होता तो इसे पचाने में घंटों लग जाते, लेकिन अब जब मैंने शरीर शुद्धिकरण तकनीक का पालन किया है तो आधी से अधिक ऊर्जा पहले ही पच चुकी है और शेष आधी ऊर्जा आधे घंटे में पच जाएगी क्योंकि मैं 107वीं मुद्रा का पालन कर रहा हूँ। आधे घंटे बाद मैंने लगभग सारी नीली ऊर्जा को पचा लिया और अब मुझे बड़े बुरे भेड़िए के बाहर आने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सोचते हुए मैंने शरीर शुद्धिकरण तकनीक का 108वां कदम उठाया। बहुत थका हुआ महसूस करने के बावजूद मैंने शरीर की सफाई तकनीक का प्रदर्शन करना बंद नहीं किया। शरीर की सफाई तकनीक का प्रदर्शन करना मेरी महत्वपूर्ण दिनचर्या है और एक बार शुरू करने के बाद मैंने तब तक नहीं रोका जब तक कि मेरे शरीर के अंदर की ऊर्जा का हर कण इसके द्वारा चूस नहीं लिया गया। ये तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर प्रमुख सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसकी शक्ति देखी है, ऊर्जा को पिघलाने की शक्ति और फिर उस पिघली हुई ऊर्जा को शरीर में मिलाने की शक्ति, ये बहुत ही भयानक चीज है। मेरी शक्ति का बड़ा हिस्सा शरीर शुद्धिकरण तकनीक नियम शक्ति से आता है और 3 एमेथिस्ट सील मुझे उतना मजबूत नहीं बना पाएंगे जितना कि मैं अब हूं, खासकर मास्टर चरण में। मैंने प्रदर्शन जारी रखा और अंततः दूसरे मूव की 15वीं मुद्रा तक पहुंच गया, तभी मैंने खुद को छोड़ दिया और फर्श पर गिर गया। इस तकनीक का प्रदर्शन करते समय मैं हमेशा पहले से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन यदि मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं होता हूं, तो कम से कम मैं उस मुद्रा का प्रदर्शन करता हूं जो मैंने की थी। मैं 10 मिनट तक फर्श पर लेटा रहा, उसके बाद मुझ में उठने की ऊर्जा आई। उठने के बाद मैंने औषधीय राक्षस के मांस का एक कटोरा खाया, जिसे मैंने जल्दी ठीक होने के लिए अलग रख दिया था। जब मैं चलने लायक हो गया तो मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया क्योंकि मैं बहुत पसीने से तर था। राक्षस के मांस ने मेरी सारी ऊर्जा मुझे लौटा दी थी और मैं समाधान से प्राप्त शारीरिक वृद्धि की मात्रा को सही ढंग से प्राप्त करने में सक्षम था।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बॉडी क्लींजिंग तकनीक की 13 से 15 मुहरों की तुलना में एक बढ़ावा मिला था, जो वास्तव में एक बहुत बड़ा बढ़ावा था। इस वृद्धि के साथ मेरी ताकत और भी बढ़ गई और मुझे कम से कम बगीचे में किसी से डरना नहीं पड़ेगा। अब सामान्य 3 स्टार एलीट को मारना बहुत आसान हो जाएगा, शायद मुझे एक एक को खत्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसी शक्ति की खोज में मैं इस खंडहर में आया हूं और अब जब मुझे ये शक्ति मिल रही है तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस खंडहर में मेरे मित्रों का क्या हाल होगा। अपनी शक्ति का उपयोग करने के बाद मैं अपने निवास से बाहर निकलता हूं और सतह के निवास को सक्रिय करने से पहले इसे निष्क्रिय कर देता हूं। मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन मुझे एसेंस सुविधा से ली गई वस्तुओं की सूची बनानी होगी। एबोर्ड को सक्रिय करने के बाद मैंने हॉल खाली कर दिया और एसेंस सुविधा से एकत्र की गई सभी बोतलें बाहर निकालना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद मेरे सामने हजारों बोतलें 4 समूहों में बंटी हुई थीं। पहले समूह में 2129 बोतलें हैं, दूसरे समूह में लगभग 91 बोतलें हैं, तीसरे समूह में लगभग 3 बोतलें हैं और अंतिम समूह में केवल 1 बोतल है। बोतल के सबसे बड़े समूह में औषधीय सार धूल में बदल गया है, लेकिन ये दवा के सार से बना धूल है, यह अभी भी बहुत मूल्यवान है। जहां तक दूसरे समूह की बात है, जिसमें 91 बोतलें हैं, उनमें सार तत्व बचे हुए हैं। कुछ सार तत्व धुंधले हो गए हैं, कुछ ठोस के करीब हैं, लेकिन वे धूल में नहीं बदले हैं। इसका मतलब है कि उनका सार तत्व बरकरार है, जो इस बोतल को एक भाग्य के बराबर बनाता है। बोतलों का तीसरा समूह, जिसमें केवल 3 बोतलें हैं, अन्य 2 समूहों की तुलना में कई गुना अधिक महंगा है, जबकि उनमें केवल धूल है। इन 3 बोतलों में कभी चमत्कारी फलों का सार था, अब उनमें केवल धूल है, लेकिन उनकी धूल इतनी है कि उन्हें बड़ी कीमत पर बेचा जा सकता है। चमत्कारी फलों की मांग उच्च स्तरीय उद्देश्यों और अनुसंधान उद्देश्यों दोनों के लिए बहुत अधिक है और कोई भी इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो सकता है, यहां तक कि अगर चमत्कारी फल दुर्लभ है तो इसके लिए हत्या भी की जा सकती है। मैंने कई बार लोगों को चौकी के बीच में चमत्कारी फल के लिए एक दूसरे को मारते हुए देखा है। चमत्कारी फल इतने महत्वपूर्ण हैं। अंतिम समूह में केवल 1 बोतल थी और उसके अंदर एक बहुरंगी गेंद थी जो कई बहुमूल्य पौधों के अर्क से बनी हुई प्रतीत होती थी, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई मूल्य नहीं था। लेकिन किसी दिन इसकी कीमत बहुत अधिक हो सकती है और इसीलिए मैंने इसे एकत्र किया था। सभी बोतलों की रजिस्ट्री बनाने के बाद मैंने उन्हें स्टोरेज में रख दिया और एबोर्ड के सभी सुरक्षा कार्यों को सक्रिय करने के बाद सो गया। 3 दिन पल भर में बीत गए और 3 दिनों में कई चीजें हुई, जैसे कि मैंने 3 औषधीय राक्षसों से लड़ाई की और उन्हें मार डाला, जिनकी शक्ति 3 स्टार एलीट के बराबर थी और वास्तव में मजबूत 3 स्टार एलीट ग्रिम रेस मॉन्स्टर से भागना था। वह ग्रिम रेस राक्षस इतना भयानक था कि 2 घंटे तक पीछा करने के बाद जब मैं उससे दूर जाने में सक्षम हुआ तो मैं बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुका था। मैंने इसकी युद्ध शक्ति को महसूस कर लिया था और जानता था कि यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं फिर भी इसे आजमाना चाहता था, क्योंकि जिस दिन मैंने ये शक्तिवर्धक घोल पिया था उसके अगले दिन ही छुट्टी थी। मैं देखना चाहता था कि मैं कितना शक्तिशाली हो गया हूं, इसलिए मैंने उस भयानक ग्रिम जाति के राक्षस पर हमला किया और पहली भिड़ंत के बाद मुझे पता चला कि यह राक्षस लड़ने के लिए बहुत भयानक है और यह जानते हुए मैंने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। लेकिन उस राक्षस ने अपनी पूरी ताकत के साथ मेरा पीछा किया और यहाँ तक कि अपने आत्मिक कुलदेवता को भी बुलाया और मेरा पीछा करने के लिए अपनी गुप्त विधि को सक्रिय कर दिया। यह अच्छी बात थी कि मेरा सनफायर नियम आगे बढ़ गया और मेरे पास एक छोटा विस्फोट था जिसने मेरी गति को बढ़ा दिया था, जिससे मैं 2 घंटे की कड़ी पीछा करने के बाद मुश्किल से इससे दूर हो पाया था। वह एकमात्र मजबूत प्रतिद्वंद्वी था जिसका मैंने सामना किया था, जबकि अन्य जिनका मैंने सामना किया था वे सभी मुझसे पराजित हुए और मारे गए। आज आखिरी दिन है जब मैं बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा हूं और अगर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं उसी दरार की ओर चला जाऊंगा जहां से मैं आया हूं और कई साथी मनुष्यों के अनुसार हमारे बाद 2 और समूह के लोग उसी प्रवेश द्वार से बगीचे में आए थे और अब उनमें से कई इस बगीचे से बाहर निकलने के लिए वापस वहां चले गए। यदि मेरा अनुमान सही है तो 3 से 4 दिनों में उनके पास दरार को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त लोग होंगे, इसलिए यदि मैं कल अपनी सबसे अधिक गति के साथ दरार की ओर निकलूंगा तो मुझे दरार तक पहुंचने में 1 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। मैं अपने काम में व्यस्त था जब मैंने सुना कि कुछ लोग मेरी ओर आ रहे हैं। यह महसूस करते हुए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि जो लोग मेरी ओर आ रहे हैं वे साथी इंसान हैं और वे कमजोर हैं। यदि वे नहीं होते तो एशलिन ने मुझे बताया होता, क्योंकि उसने मुझसे पहले उन्हें महसूस कर लिया था। मैं फिर से चलना शुरू करने ही वाला था कि तभी मैंने कुछ बहुत ही दिलचस्प बात सुनी जिससे मैं वहीं रुक गया।
जाने दो जोश, वे चमत्कारी फल हमारे भाग्य में नहीं थे। एक कमजोर सी आवाज ने कहा, उसकी आवाज में स्पष्ट हार सुनी जा सकती थी। मैं कैसे जाने दे सकता हूं, चमत्कारी फल तो पहले ही प्रयोग करके पाया गया था और हम शाम तक उस संरचना को तोड़ने में सक्षम हो जाते। दूसरी आवाज ने आक्रोश से कहा, हमें आभारी होना चाहिए कि हम उन ग्रिम राक्षसों से भागने में सक्षम हैं। यदि वे उस चमत्कारी फल पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित नहीं करते तो हम अपनी जान बचाकर भागने में सक्षम नहीं होते। पहली आवाज ने कहा, उसकी आवाज में आक्रोश था लेकिन राहत भी सुनी जा सकती थी। मित्रों, क्या आप मुझे उस चमत्कारी फल के बारे में कुछ बताएंगे जो आपको मिला है? मैंने कहा और उस पेड़ से बाहर निकल आया जिसने मुझे ढक रखा था। ये दोनों लोग मेरी उम्र के लगभग हैं और इनमें मजबूत 2 स्टार एलीट की शक्ति है। चौकी में उन्हें काफी शक्तिशाली माना जाएगा लेकिन वे औसत से कुछ ही ऊपर हैं। ये दोनों काफी दयनीय लग रहे थे और मैं देख सकता था कि वे रहस्यमय ऊर्जा से पीड़ित हैं, जिसे वे अपने शरीर में पागल होने से बड़ी मुश्किल से नियंत्रित कर पा रहे हैं, और उनकी हालत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वे इस ऊर्जा को लंबे समय तक सीमित रख पाएंगे, इससे पहले कि यह टूटकर उन्हें अलग कर दे। मुझे अचानक आते देख वे दोनों सतर्क हो गए और अपने हथियार निकाल लिए। मेरा आप लोगों के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है और मैं बस आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता था, मैंने कहा, ये सुनकर कि उनकी सतर्कता थोड़ी कम हो गई, लेकिन उन्होंने अपने हथियार नहीं छोड़े। अपनी सद्भावना दिखाने के लिए मुझे आपकी थोड़ी मदद करने दीजिए, मैंने कहा और बिना हथियार के उनकी ओर चल दिया। वे सतर्क थे लेकिन उन्होंने मुझे अपने करीब आने दिया और जल्द ही मैं उनके सामने खड़ा हो गया। freewebandsigmawell.com। क्या आप लोग अपना एक हाथ मेरे हाथ पर रखना चाहेंगे? मैंने कहा और बिना किसी सुरक्षा के अपने दोनों हाथ उनके सामने रख दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर मुझ पर हाथ रख दिया। जैसे ही उन्होंने मेरे शरीर से स्थानांतरित मेरी दोनों शासन शक्तियों को वहां खींचा, जिससे वे चौंक गए क्योंकि वे अपने हाथों को वापस लेने वाले थे जब उन्होंने देखा कि उनके अंदर क्या हो रहा है, और उन्होंने हैरान चेहरों के साथ अपनी गति की खरीदारी की। केवल वे ही सदमे में नहीं थे, मैं भी सदमे में था, क्योंकि उनके शरीर में विद्यमान गुप्त ऊर्जा मेरे लिए बहुत परिचित है। 2 सप्ताह से भी अधिक समय पहले मैं इस गुप्त ऊर्जा के कारण लगभग टूट गया था। इस गुप्त ऊर्जा को कभी नहीं भूल सकता। ये गुप्त ऊर्जा मुझे मार देती यदि मेरे पास इसे नष्ट करने के लिए अशुभ पौधों का मूल नहीं होता। सनफायर रूल और किलिंग रूल इन 2 लोगों के शरीर में गुप्त ऊर्जा को लगातार जला रहे हैं, लेकिन जो गुप्त ऊर्जा को जला रहा है वह कोई और नहीं बल्कि एशलिन है। नियम की शक्तियों पर मेरा नियंत्रण इतना बढ़ गया है कि मैं उनके शरीर में गुप्त ऊर्जा को भी जला सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एशलिन की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगेगा क्योंकि मेरे पास एशलिन की तरह अपने नियम शक्तियों पर विशेषज्ञ नियंत्रण नहीं है। समय बीतता गया और एशलिन मेरे माध्यम से अपने शरीर में गुप्त ऊर्जा को जलाती रही और 15 मिनट बाद उनके शरीर की सारी गुप्त ऊर्जा जलकर नष्ट हो गई। इन्हें खाओ, इससे तुम्हारी चोटें जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैंने उन्हें अशुभ पौधे के बीज के 2 कण देते हुए कहा। गुप्त ऊर्जा ने उन दोनों को काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था। यदि मैंने उनके शरीर में गुप्त ऊर्जा को जलाकर नष्ट नहीं किया होता, तो उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका को गुप्त ऊर्जा द्वारा नष्ट करने से पहले उनके पास अधिकतम 1 घंटे का समय होता। वे एक पल के लिए तो झिझके, फिर उन्होंने प्रश्नवाचक भाव के साथ उस कण को उठा लिया और उसे खा लिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह छोटा सा कण उनकी गंभीर चोटों को ठीक कर सकता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनके चेहरे पर गहरा आश्चर्य प्रकट हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी सभी चोटें बहुत तेजी से ठीक हो रही थीं। आपका शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। अगर आप न होते तो हम निश्चित रूप से दर्दनाक तरीके से अपनी जान गंवा देते, लंबे कद के युवक ने कहा। दोनों की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं और उनके चेहरे पर खोई हुई रंगत भी लौट आई थी। कुछ नहीं, मैंने गंभीर भाव धारण करने से पहले मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप लोग मुझे उस चमत्कारी फल के बारे में बताएंगे जो आपको मिला है? मैंने अंत में पूछा। मैं कोई संत नहीं हूं कि उनके शरीर में छिपी गुप्त ऊर्जा को जला दूं और उन्हें बहुत कीमती उपचार औषधि भी मुफ्त में दे दूं और वे इसे समझ भी जाएं, और उन्होंने मेरे सवालों का जवाब देना भी शुरू कर दिया। हाँ, सुबह सुबह संयोग से हमें चमत्कारी फल मिल गया, लेकिन ये संरचना द्वारा संरक्षित था। हम सुबह से ही संरचना को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और जब हमने ग्रिम जाति के राक्षसों के समूह को आकर्षित किया तो हम थोड़ा सा तोड़ने में सफल भी हुए। उन्होंने कहा, उसने हम पर लापरवाही से हमला किया और हमारी संरचना पर हमला करना शुरू कर दिया। 3 स्टार एलीट की ताकत के कारण अब ये संरचना टूटने के बहुत करीब है।
उसकी आंखों में उदासी साफ देखी जा सकती थी। चमत्कारी फल खोने पर कोई भी दुखी होगा, वे सबसे कीमती चीज है। एक ही फल बहुत ज्यादा कीमत पर बिक सकता है। तुम्हें वह चमत्कारी फल कहाँ मिला? मैंने अपनी आवाज में जल्दबाजी छिपाए बिना उत्साह से पूछा। चमत्कारी फल के बारे में जानकर मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता हूँ। चमत्कारी फल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसे पाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम आपको एक नक्शा भेज देंगे, लंबे लड़के ने कहा और अपने होलोवॉच पर कुछ बटन टैप किए, फिर अपने होलोवॉच को मिन से छुआ। टिंग! मैंने जल्दी से नक्शा खोला और चमत्कारी फल का गंतव्य देखा जो ज्यादा दूर नहीं था। अगर मैं अपनी उच्चतम गति का उपयोग करता तो मैं 10 मिनट में वहां पहुंच सकता था। धन्यवाद दोस्तों, इसे मेरी ओर से धन्यवाद के रूप में लीजिए, मैंने कहा और उन्हें अशुभ पौधे के मूल के 2 कण थमा दिए और उसके बाद मेरे शरीर पर घूमता हुआ कवच दिखाई देने लगा। धमाका! जैसे ही घूमता हुआ कवच पूरी तरह से प्रकट हुआ, मैंने अपने पैरों पर मिनी विस्फोट को सक्रिय कर दिया और चमत्कारी फल की दिशा में गोली चला दी, साथ ही कामना की कि ग्रिम जाति का राक्षस संरचना को न तोड़े। तुमने उससे चमत्कारी फल के बारे में इतनी आसानी से क्यों बताया? अगर तुम उससे कुछ और मांगते तो वह जानकारी के आदान प्रदान के लिए जरूर देता। गोली लगने वाले लड़के ने अपने दोस्त से कहा। लंबे लड़के ने कहा, हमारी जान बचाना और हमारे घावों को ठीक करना पर्याप्त नहीं है, और क्या होगा यदि वह पागल हो जाता और हम में से किसी को मार डालता? वह ऐसा नहीं करेगा, छोटे लड़के ने खंडन किया। क्या तुम उस घटना को भूल गए जो हमने 1 सप्ताह पहले देखी थी? मानव त्वचा वाले उस राक्षस ने सिर्फ एक छोटी सी दवा के लिए कई साथी मनुष्यों का नरसंहार कर दिया था। उसके चेहरे ने जवाब दिया। छोटे लड़के ने जब ये सुना तो वह सिहर उठा। 1 हफ्ते पहले का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। उसने देखा था कि कैसे राक्षसों ने अपने साथी मनुष्यों के एक समूह को बेरहमी से मार डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उन्हें वह जड़ी बूटी देने से मना कर दिया था जो उन्होंने पहले पाई थी। यदि वे अच्छी तरह छिपे न होते तो अन्य समूहों के साथ मिलकर उस राक्षस द्वारा उनका भी नरसंहार कर दिया गया होता। और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिला, आपने देखा है कि यह चीज कितनी चमत्कारी है। इस कण को हमारी गंभीर चोटों को ठीक करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये कण कठिन समय में बहुत उपयोगी साबित होगा। चलो चलें, हमें अभी भी जाना चाहिए। दरार तक पहुंचने से पहले हमें काफी दूरी तय करनी है, लंबे शरीर ने कहा जब वे विशिष्ट दिशा की ओर दौड़ने लगे। धप! ये काफी नजदीक है, मैंने सोचा जैसे ही मैं जमीन पर उतरा और चुपचाप नक्शे पर बताई गई दिशा की ओर चलने लगा। कुछ मिनट चलने के बाद मुझे हमले की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे जैसे मैं करीब गया, आवाज तेज होती गई और मैं इतने करीब पहुंच गया कि देख सका कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि 7 ग्रिम जाति के राक्षस उस गोलाकार संरचना पर हमला कर रहे हैं जो उस छोटे पेड़ को घेरे हुए थी। उस छोटे पेड़ पर एक त्रिभुजाकार फल है। उस फल को देखकर मुझे तुरंत पता चल गया कि यह फल एक चमत्कारिक फल है, और इतना ही नहीं, मुझे इसका नाम भी पता चल गया और यह भी कि इसके क्या क्या उपयोग हैं। चमत्कारी फल को देखने के बाद मैं मुख्य ग्रिम राक्षस को देखता हूं और मेरी आंखों में अत्यधिक क्रोध दिखाई देता है। ये कमीना वही है जिसने मेरा पीछा किया और मुझे भंडार पर आत्मघाती छलांग लगाने के लिए मजबूर किया। मैंने उससे वादा किया था कि अगर मैं भंडार से जीवित बाहर आया तो मैं इसे तब तक यातना दूंगा जब तक यह मरने की इच्छा न करने लगे, और ये दुर्भाग्य है कि मुझे भंडार में एक ऐसी चीज मिली जो इसे मौत की इच्छा करने पर मजबूर कर रही थी। मैं उसके करीब और करीब चला गया जब तक कि मैं रुक नहीं गया और पूरी तरह से छिप गया। मैंने अभी अभी उस कमीने की युद्ध शक्ति को महसूस किया था। वह थोड़ा मजबूत हो गया था और उसे हराने में काफी समय लगेगा। यही कारण है कि मैंने बहुत चाहने के बावजूद खुद को सीधे हमला करने से रोक लिया। एशलिन सावधान, मैंने एशलिन से कहा। वह चुपके से मेरे कंधे से उड़ गई और चमत्कारी फल के पास वाले पेड़ के पास बैठ गई। योजना बहुत सरल है, मैं ग्रिम राक्षसों से चमत्कारी फल छीनना चाहता हूं। अगर मैं अभी हमला करता तो मुझे संरचना को तोड़ने में बहुत समय बर्बाद करना पड़ता, लेकिन अगर मैं इंतजार करता तो ये 7 राक्षस मेरे लिए संरचना को तोड़ देते। यदि एशलिन फल छीनने में सक्षम हो जाती है तो यह अच्छा होगा, और यदि वह असफल भी हो जाती है तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि वह फल तब तक मेरा रहेगा जब तक मैं उन्हें मारने में सक्षम हूं, जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। क्रैक क्रैक क्रैक! धमाका! 1 घंटे के बाद संरचना पर अधिक दरारें दिखाई देने लगी और जल्द ही यह धमाके के साथ टूट गई। हा 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 हा! अंततः मैं चमत्कारी फल प्राप्त करने में सक्षम हूँ। इस फल के साथ बुजुर्ग निश्चित रूप से मुझे आत्मा टोटेम की शक्ति को मुझमें विलय करने में मदद करेंगे।
ग्रिम जाति के राक्षस पागलों की तरह हंसे क्योंकि उन्होंने चमत्कारी फल को देखा था। मालिक, हमारे साथ कुछ इनाम बांटना मत भूलना, फॉक्समैन ने वेयरवुल्फ से आकर्षक ढंग से कहा। बेशक बेशक, मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने इस चमत्कारी फल को प्राप्त करने में मेरी इतनी मदद की। वुल्फमैन ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई और उसने हमला कर दिया। पाचा, बॉस डब्ल्यू, इसने आकर्षक फॉक्समैन का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर अन्य की ओर बढ़ा जो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वेयरवुल्फ बहुत शक्तिशाली था, यह आसानी से उन सभी को मारने में सक्षम था। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि मैं चमत्कारी फल का इनाम उनके साथ साझा करूंगा? बेवकूफ! ये बड़बड़ाते हुए वह अचानक रुक गया क्योंकि उसने धुंधली गति से पौधे की ओर बढ़ते हुए हथेली के आकार के पक्षी को देखा। तुम बकवास कर रहे हो, वह चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से चमत्कारी फल की ओर भागा, लेकिन आग में चिड़िया का लबादा बहुत तेज था। इससे पहले कि वह चमत्कारी फल के आधे रास्ते तक पहुंच पाती, चिड़िया ने पहले ही पेड़ से चमत्कारी फल तोड़ लिया। क्या बेवकूफ है! मैंने सोचा अगर यह पहले फल ले लेता और फिर अपने सभी टीम के सदस्यों को मार देता तो एशलिन के लिए चमत्कारिक फल छीनना काफी मुश्किल हो जाता, लेकिन अपने दोस्तों को मारने के लिए फल से काफी दूरी बना लेने के कारण एशलिन के लिए ये काफी आसान हो गया था। अच्छी लड़की, मैंने एशलिन से कहा जैसे ही मैं पेड़ के पीछे से आया और उससे फल लेकर उसे अपने भंडार में रख लिया। तुम जीवित हो, वेयरवुल्फ ने चौंक कर कहा जब वह एशलिन का पीछा करते हुए रुका था। आश्चर्य, मैंने कहा और अपनी कमर से तलवार उतार ली। ये कमीना थोड़ा शक्तिशाली हो गया है, मुझे इसे खत्म करने में कुछ समय लगेगा। अच्छा, यह अच्छी बात है कि तुम बच गए। मुझे तुम्हें न मार पाने का बहुत अफसोस था, इस बार मैं उस अफसोस को दूर कर सकता हूँ। ये बात मेरे दिमाग में आए। अपनी पिछली गलती से सीखते हुए वेयरवुल्फ ने कुछ भी नहीं रोका और उसने सीधे अपने आत्मा टोटेम को बुलाया और अपनी गुप्त विधि को सक्रिय कर दिया। इसकी गुप्त विधि को सक्रिय करने के बाद इसकी युद्ध शक्ति में तेजी से वृद्धि को महसूस करते हुए मैंने भी अपनी पूरी गति से अपने घुमावदार कवच पर भंवर बनाना शुरू कर दिया और मैं उसकी ओर दौड़ा। मुझे अपनी ओर आते देख वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन वह बहुत सतर्क हो गया और अपना आधा ध्यान मेरे पैरों पर ही लगाए रखा ताकि कहीं मैं छोटा विस्फोट न कर दूं और भाग न जाऊं। खटखट, हमारे दोनों हथियार जोर से टकराए, लेकिन हम में से किसी ने भी कदम पीछे नहीं खींचे। इसकी शक्ति और गुप्त ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर गई और मेरे घूमते हुए कवच की सुरक्षा को भेदने में सक्षम हो गई, लेकिन ऐसा करने के लिए इसने अपनी अधिकांश शक्ति खो दी थी। इसलिए मेरे अंदर जो कुछ भी प्रवेश किया वह मेरी शासन शक्तियों द्वारा तुरंत वाष्पीकृत हो गया। वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसका हमला मेरे विरुद्ध पूरी तरह से बेकार था, क्योंकि वह मुझे जरा भी घायल नहीं कर पाया। तुम काफी मजबूत हो गए हो, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि थोड़ी सी शक्ति तुम्हें बचा लेगी तो तुम सपना देख रहे हो, मैंने कहा और दूसरा हमला किया और ये देखकर मैंने अपनी भंवरें और भी तेजी से घुमाई और उसका प्रतिकार करने के लिए अपना हमला शुरू कर दिया। खटखट, हमारे हथियार फिर से टकराए, लेकिन इससे मैं थोड़ा हिल गया, लेकिन मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं आई क्योंकि मेरी सुरक्षा बल आसानी से बल का सामना करने में सक्षम थी। इसलिए टकराव के कारण थोड़ी सी हिलन के अलावा मुझे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। फ्रीवे बियनोव न्यू एल्कॉम, वह पुनः चौंक गया और भी अधिक उग्रता से आक्रमण कर दिया। क्लैंक 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 क्लैंक, हमारे हथियार एक दूसरे से टकरा रहे थे। हर हथियार एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई भी युद्ध में ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं था। हम दोनों के बीच टकराव होते होते समय बीतता गया और इस तरह आधा घंटा बीत गया। इस आधे घंटे में हमने हजारों चालों का आदान प्रदान किया होगा और इन हजारों चालों के साथ ही मेरा फायदा दिखने लगा। अगर मेरे प्रतिद्वंद्वी में मुझसे बराबर या थोड़ी ज्यादा ताकत है तो 80% संभावना है कि मैं वह लड़ाई जीत जाऊंगा। यह मारक नियम की वजह से है, जितना ज्यादा मैं लड़ता हूं उतना ही मैं अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में समझता हूं और यहां तक कि चाल का अनुमान लगाने की क्षमता भी हासिल करता हूं। 10 मिनट हो गए थे जब मैंने एक लड़ाई में बढ़त हासिल करना शुरू किया और उसके हमलों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मैंने लड़ाई में उसके सभी पहलुओं का खुलासा नहीं किया क्योंकि मुझे इतना लाभ पता था मैं जल्दी से लड़ाई जीतने में सक्षम नहीं होऊंगा। इसके बजाय मैं उसे खतरे में डाल दूंगा। मैं उससे लड़ता रहा क्योंकि मेरे प्रतिद्वंद्वी को यही उम्मीद थी। ये देखने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि लंबी लड़ाई में ग्रिम राक्षस ही जीतता है। उनके विशाल शरीर जीवन शक्ति और सहन शक्ति से भरे होते हैं जो उन्हें लंबी लड़ाई लड़ने में मदद करते हैं।
यदि मेरी जगह कोई और इंसान होता तो उसके जीतने की काफी संभावना होती, लेकिन मुझसे लड़ना उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि जितनी लंबी लड़ाई होगी मैं उतना ही मजबूत होता जाऊंगा। 30 मिनट और बीत गए और मुझे थोड़ी थकान महसूस होने लगी और ये देखकर कि वह काफी खुश महसूस करने लगी है, यह उसकी आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यद्यपि मैं लगातार तीव्र लड़ाई के कारण थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं, मैं उसकी सभी चालों का अनुमान लगाने में सक्षम हूं, इसलिए अब मैं इस लड़ाई को जल्दी से खत्म कर सकता हूं। टुकड़ा। उसने एक और हमला किया, मैंने भी उसका मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार घुमाई, लेकिन जैसे ही वह टकराने वाला था, मैंने अपनी कलाई को थोड़ा सा हिलाया और मेरी तलवार ने बाल की सांस से लड़ाई को टाल दिया और राक्षस की छाती के आर पार गहरी खाई बना दी। ये चाल सरल हो सकती है, लेकिन ये बेहद कठिन है क्योंकि हम दोनों की शक्ति लगभग समान थी, इसलिए दूसरे की बढ़त को रोकना काफी आसान है। मैंने जो अभी किया है, उसके लिए न केवल मुझे त्रुटिहीन समय पर हमला करने की आवश्यकता है, बल्कि मुझे इस तरह की हरकतें करने के लिए शरीर को भी लचीला बनाने की आवश्यकता है। टुकड़ा। उसके शरीर पर एक और बड़ा घाव दिखाई देता है और यह उसकी विशुद्ध मूर्खता के कारण होता है, क्योंकि वह मेरे पहले हमले से इतना सदमे में था कि वह मेरे हमले के खिलाफ बचाव भी नहीं कर पाया। तुम कमीने, तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत की। उसने चिल्लाते हुए मुझ पर भयंकर हमला किया, लेकिन जब तुम्हारे पास उसका सामना करने की ताकत ही न हो तो उस भयंकरता का क्या फायदा। स्लाइस स्लाइस फ्लैंक। इसके शरीर पर अधिकाधिक चोटें लगने लगी क्योंकि यह बड़ी मुश्किल से ही अपने मन की हरकतों को रोक पा रहा था, और सबसे बुरी बात यह है कि जो चोटें मैं इसे दे रहा हूं वे धीमी गति से ठीक हो रही हैं क्योंकि उनमें मेरी नियम शक्ति समाहित है। 5 मिनट बाद उसके शरीर के लगभग सभी हिस्से चोट से भर गए। अगर उसमें मेरी बराबर ताकत न होती तो मैंने अपने हमले में जो रूल पावर डाली थी वह उसके शरीर को चीर कर रख देती। तुम बहुत अच्छे कमीने हो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा, उसने कहा और भागने लगा। टकराना। freewebandsigmawell.com। इसके बाद मिनी विस्फोट सक्रिय किया गया जबकि एशलिन ने भी अपने हमले शुरू कर दिए। हमारी स्थिति बदल गई है। उस दिन उसने मेरा पीछा किया जब तक कि मेरे पास रिपोजिटरी में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, लेकिन अब मैं उसे किसी भी रिपोजिटरी में प्रवेश करने का मौका भी नहीं दूंगा अगर वह किसी में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। स्विश। धमाका। टुकड़ा। मेरी तलवार दिशा बदलते ही चूक गई और ये देखकर मैंने फिर से मिनी ब्लास्ट सक्रिय किया और हमला किया। इस बार मेरा हमला जमीन पर गिरा, लेकिन जो चोट मैं दे पाया वह गंभीर नहीं है। कमबख्त पक्षी। उसने फिर जोर से गाली दी। उसे भागना शुरू किए हुए कुछ ही मिनट हुए थे, लेकिन उसकी पीठ जो अपेक्षाकृत साफ थी अब तलवार के कई घावों से भर गई थी, लेकिन यह उसकी सबसे छोटी समस्या थी। इसकी सबसे बड़ी समस्या एशलिन है जो इस पर अग्निमोती से हमला कर रही है। अग्निमोती के प्रत्येक हमले से इसे गंभीर चोट पहुंची। अगर इसका शरीर मजबूत न होता तो ये पहले ही मर चुका होता। टुकड़ा। मेरा एक और हमला जमीन पर उतरा, लेकिन हमेशा की तरह यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये कमीना मेरी तुलना में बहुत धीमी गति से चलता है, लेकिन मेरे द्वारा लाए गए मिनी ब्लास्ट की सीमा के कारण ये हमेशा मेरे हमले को कम मार्जिन से चकमा देने में सक्षम है। मिनी ब्लास्ट लचीला नहीं है, एक बार सक्रिय होने पर यह आपको सीधे ले जाएगा और इसकी उच्च गति के कारण दिशा बदलना बहुत मुश्किल है। हालांकि यह भाग रहा है, लेकिन ये ज्यादा नहीं भाग पाएगा। ये पहले से ही गंभीर रूप से घायल है और हर मिनट यह और अधिक घायल होता जा रहा है। जल्दी या बाद में यह अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा और तब मैं इसे मार पाऊंगा। धप। मेरी बात सच निकली। 10 मिनट बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। वह आखिरकार अपनी सीमा पर पहुंच गया था। अब तक वह सिर्फ इच्छा शक्ति से चोटों का दबाव झेल रहा था, लेकिन जैसे जैसे उस पर और ज्यादा चोटें बढ़ती गईं, वह आखिरकार अपनी सीमा पर पहुंच गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके पतन का एक और कारण यह है कि वह अपनी गुप्त विधि को सक्रिय नहीं रख सकता है। दबाव को सहन करने के लिए एक मजबूत आत्मा और शरीर की आवश्यकता होती है। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता है तो या तो ये शरीर को अलग करना शुरू कर देगा या ये स्वचालित रूप से नष्ट हो जाएगा। इस राक्षस की हालत में ऐसा लग रहा था जैसे कि गुप्त ऊर्जा नष्ट हो गई थी और उसके कारण उसके शरीर में एकत्रित होने वाली मेरी एशलिन की सभी शासन शक्तियों को हमला करने का मौका मिल गया। एशलिन, पूरी ताकत से इस पर हमला करो। मैंने एशलिन से कहा कि इस पर हमला करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह बहुत सचेत है और मेरे करीब आने का इंतजार कर रहा है ताकि यह हमला कर सके। आह। टुकड़ा। जैसे ही एशलिन ने उस पर शक्तिशाली हमला किया,
वह जोर से चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जा पाता, मैंने उस पर हमला कर दिया और फिर एशलिन ने भी उस पर हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गया। अपने पहले हमले से मैं आसानी से उसका सिर धड़ से अलग कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे अभी भी वह वादा याद है जो मैंने भंडार में भागने से पहले उससे किया था। वह पूरी तरह से अचेत है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे उसमें हत्या की कोई मंशा नजर नहीं आई। उसके करीब जाकर मैंने अपने स्टोरेज से रस्सी निकाली और उसे बांध दिया। मैं जो करने जा रहा था उसके लिए एक मजबूत बंधन की जरूरत थी। मैंने उसे बांधने और उसके मुंह पर एक गैग लगाने के बाद मैंने ग्रे लिक्विड से भरी एक हथेली के आकार की बोतल निकाली। ये ग्रे तरल वेट्रिया फूल का सार है, जिसका एक और नाम है और वह है रक्त जलाने वाला। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि यह सचमुच रक्त को जलाता है। ड्रिप। मैंने सावधानी से भूरे रंग के तरल पदार्थ की एक बूंद निकाली और उसे चोट पर गिरा दिया। हालांकि बदला लेने के लिए इतनी महंगी दवा का उपयोग करना मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यही एकमात्र चीज है जो मेरे दिल से प्रतिशोध की आग को बुझा सकती है। पहले कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक उसके शरीर से रक्त के रंग की ज्वाला निकलने लगी और फिर उबकाई जैसी आवाज आने लगी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसके मुंह में गैग लगा दिया था, अन्यथा उसकी चीखें ही 10 किलोमीटर के दायरे में आने वालों को सचेत कर देती। खूनी लपटें तेज होती गईं, क्योंकि अधिक से अधिक खून जलने लगा तथा गैग के भीतर उसकी चीखें भी तेज होती गईं। कुछ मिनट तक चीखें जारी रहीं, फिर वे बंद हो गईं और 1 मिनट बाद रक्त लाल लपटें भी बंद हो गईं, जिससे ग्रिम राक्षस का शरीर एक पिचके हुए गुब्बारे जैसा दिखने लगा। मैंने उसका सामान एकत्र कर लिया और उसके शरीर को सुरक्षित रख लिया, क्योंकि उसे अभी भी क्रिस्टल में संग्रहित किया जाएगा। उसके बाद मैं वापस उस स्थान पर गया जहां मुझे चमत्कारी फल मिला था और ग्रिम जाति के राक्षसों के सामान और शवों को इकट्ठा किया। ये राक्षस मजबूत 2 सितारा अभिजात वर्ग हैं। अगर मैं उन्हें संग्रहित नहीं करता तो ये बर्बाद हो जाएगा। मैं शाम तक बाहर निकलने का रास्ता और दवाएं ढूंढता रहा। मेरी किस्मत काफी अच्छी रही, क्योंकि मुझे 2 दवाइयां मिल गईं। एक कम कीमती थी जबकि अन्य काफी कीमती थी। इतना ही नहीं, मैंने ग्रिम जाति के राक्षस की टीम से भी लड़ाई की है, जिसमें 2 3 स्टार एलीट और 3 औषधीय राक्षस हैं। कुल मिलाकर आज का दिन इस खंडहर में सबसे फलदायी दिनों में से एक कहा जा सकता है। जैसे जैसे शाम हुई, मैंने अच्छी जगह ढूंढी और जमीन के ऊपर अपना सेटअप लगा दिया, जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा था। बड़ी जगह मिलना काफी अच्छा लगा। निवास में प्रवेश करते हुए मैंने फ्रेश होकर भोजन बनाना शुरू किया और भोजन बनाने के बाद मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं गुब्बारे की तरह उछल जाऊंगा। आज फिर मैंने प्रगति की और 19वें आसन तक पहुंचने में सक्षम हुआ, जो अच्छा था। उस मोमी जहर को खाने के बाद मेरी चमत्कारी फल ऊर्जा बहुत बढ़ गई है। अब मुझे सिर्फ 15 से 20 दिनों की आवश्यकता है और मैं मास्टर चरण के शीर्ष स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। 5 मिनट बाद मुझमें चलने लायक ऊर्जा आ गई और मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। चमेली के स्वाद वाले साबुन से अपना शरीर धोने के बाद मुझे काफी ताजगी महसूस हुई। बिस्तर पर लेटकर मैंने अपने हाथ में त्रिकोणीय चमत्कारी फल को देखा। ये चमत्कारी फल सबसे आम चमत्कारी फल है और मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार ये लगभग 99.1% चमत्कारी फल हैं। ये लेवल अप फ्रूट्स हैं। इसके लिए और भी तकनीकी नाम है, लेकिन मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह एक लेवल अप फ्रूट है। अगर मैं इसे अभी खा लूं तो मैं मास्टर स्टेज के पीक लेवल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे विश्वास है कि मैं 15 से 20 दिनों में मास्टर के शीर्ष स्तर तक पहुंच सकता हूं, या इससे पहले कि मैं अतिरिक्त मेहनत करूं, मैं इस फल को खाऊंगा जब मैं मास्टर चरण के शीर्ष स्तर तक पहुंच जाऊंगा, ताकि मैं सीधे लेफ्टिनेंट चरण तक पहुंच सकूं, जो मेरी शक्ति के लिए एक बड़ी वृद्धि होगी। आज आखिरी दिन है जो मैंने खुद को बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए दिया है। कल मैं अंतराल की ओर निकल जाऊंगा। आशा करता हूं कि वहां पर्याप्त लोग एकत्र होंगे। आज मैं उस खाई की ओर लौट रहा हूं जहां से मैंने बगीचे में प्रवेश किया था। गार्डन राज्य के बंद होने तक रहने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि वहां ग्रिम जाति के राक्षस और दानव कम है, लेकिन बहुत सारी कीमती दवाएं हैं। जब तक कोई थोड़ा सावधान रहता है, तब तक खंडहर के बंद होने तक जीवित रहने की संभावना काफी अच्छी है। यद्यपि भाग्य अच्छा है और यहाँ जीवित रहने की संभावनाएं काफी अच्छी हैं, लेकिन ऐसे कोई बड़े अवसर नहीं है जो किसी की ताकत बढ़ा सके। केवल बाहर जाकर ही मैं आगे बढ़ने के अवसर ढूंढ पाऊंगा। धमाका। मैंने मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया और शाम के अंधेरे में हवा में गोली चलाई। सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था।
मैं आज जल्दी उठ गया था क्योंकि मुझे बहुत दूरी तय करनी थी और मैं अपने मिनी ब्लास्ट की लचीलेपन पर भी काम करने की योजना बना रहा हूँ। कल की लड़ाई ने मुझे एहसास दिलाया था कि मेरा मिनी ब्लास्ट बहुत कठोर है। अगर कोई मेरे जैसी ताकत वाला और थोड़ा फुर्तीला होता तो मेरे लिए उसे हराना काफी मुश्किल हो जाता, इसलिए दरार की ओर जाते समय मैं एक छोटे से को प्रशिक्षित करने की भी योजना बना रहा हूँ। बूम 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 थट। मैंने एक के बाद एक पावर ब्लास्ट का प्रयोग किया और उन्हें यथासंभव जटिल तरीकों से प्रयोग करने का प्रयास किया। कभी कभी मुझे सफलता भी मिली लेकिन अधिकतर समय मैं गिर गया। मैं कई बार ऊपर से जमीन पर गिरने या तीनों पर टकराने से अपनी हड्डियां भी तोड़ चुका हूं। इन सभी से मुझे काफी चोट आई है। अगर मेरा शरीर मजबूत न होता और दर्द सहने की क्षमता न होती तो मैं अब तक इसे छोड़ चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं कोशिश करता रहता हूं और बांधता रहता हूं, चाहे मेरी कितनी भी हड्डियां टूट जाएं या मुझे कितना भी दर्द हो। मेरे दिमाग में एकमात्र ध्यान अपने मिन ब्लास्ट को यथासंभव लचीला बनाने पर है, लेकिन ये बहुत कठिन है। मैंने तत्काल गति प्राप्त करने के लिए एक छोटा विस्फोट बनाया था और इसने मुझे वह दिया भी, जो मैंने उम्मीद से अधिक था, लेकिन अब मैं इसकी वांछित गति को खोए बिना इसे लचीला बनाना चाहता हूं। पहली चीज जो मैंने सीखना शुरू किया वह है रुकना। मैं नहीं चाहता था कि गति को नियंत्रित किया जा सके, अन्यथा अगर मैं किसी बहुत चालाक प्रतिद्वंद्वी के सामने आ जाता तो वह मेरी बेकाबू गति का उपयोग मेरे खिलाफ कर सकता था। और मिनी ब्लास्ट को रोकने का सबसे अच्छा तरीका एक और मिनी बनाना है। मिनी ब्लास्ट बनाना आसान है, लेकिन जब दो मिनी ब्लास्ट की शक्ति मेरे शरीर से टकराए तो वह नियंत्रण से बाहर हो गया। ये बहुत तेज गति से बाइक चलाने और फिर आगे के ब्रेक को जोर से दबाने जैसा है। कोई कल्पना कर सकता है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, और मेरे साथ भी यही हुआ। दर्जनों बार असफल होने के बाद मैंने ब्रेक बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए छोटे विस्फोट की शक्ति को कम करने का निर्णय लिया ताकि प्रतिक्रिया थोड़ी कम तीव्र हो। ऐसा लग रहा था कि इससे कुछ हद तक काम हुआ, क्योंकि मेरी दुर्घटनाग्रस्त होने की गति काफी कम हो गई। मैं ब्रेक बनाने के लिए आवश्यक बल पर काम करता रहा, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे शरीर के प्रवाह में छोटे विस्फोट से तुरंत रुकने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैं रुकना चाहता हूं तो मुझे कई बार कम तीव्रता वाले विस्फोटों का इस्तेमाल करना होगा, तभी मैं अपनी गति को नियंत्रित कर पाऊंगा और अनावश्यक मौत से बच पाऊंगा। जब मैं कम विस्फोटों का अभ्यास कर रहा था तो मैंने अनजाने में ही कम विस्फोट की मदद से मिनी विस्फोट द्वारा उत्पन्न शक्ति को मोड़ना सीख लिया। फ्रीवे बियनोव न्यू एल्कॉम। पूरा सफर प्रशिक्षण के दौरान ही गुजर गया और मैं केवल आधी दूरी ही तय कर पाया। मैं अंधेरे में यात्रा जारी रखना चाहता था क्योंकि अब मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूं कि यहां कोई भी मुझे चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि पूरे दिन के प्रशिक्षण के कारण मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे काफी ताजगी महसूस हुई और सुबह के काम निपटाने के बाद मैंने अपना प्रशिक्षण और यात्रा जारी रखी।